आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे छंद परिचय के विषय में। तो आज की हमारी कक्षा का विषय है छंद परिचय। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम छंद के विषय में जानेंगे, छंद किसे कहते हैं और छंद से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके विषय में जानेंगे। और उसके उपरांत हम जानेंगे विद्यार्थियों इंद्र वज्रा और द्रुत विलंबितम छंद के विषय में। तो विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम जानते हैं कि छंद किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, छंद परिचय, छंद है निश्चित वर्ण या मात्राओं को पाद मानकर रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहा जाता है। अब विद्यार्थियों निश्चित वर्ण और मात्राओं को, एक निश्चित वर्णों का जो समूह है और मात्राओं का जो समूह है, उन समूह को जो पाद मानकर रचे गए वाक्य है और उन वाक्यों के समूह को क्या कहेंगे, हम छंद कहेंगे। वर्तमान में व्यवहार के अंतर्गत संस्कृत भाषा के छंद को श्लोक भी कहा जाता है। अब इन छंदों को वर्तमान व्यवहार में क्या कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है। लेकिन पूर्व में श्लोक केवल अनुष्टुप छंद के लिए प्रयोग होता था। छंद के अंतर्गत 4 पाद होते हैं। अब विद्यार्थियों जो श्लोक है वह पूर्व में छंद के अंतर्गत माना गया है और कहा गया है कि पूर्व में जो श्लोक है केवल अनुष्टुप छंद के लिए ही प्रयुक्त होता था। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे है हमारे पास में पाद। पाद किसे कहेंगे, तो कहा गया है कि गेयः पादश्च चतुर्थांशः। तात्पर्य क्या है, अर्थात छंद का चतुर्थ भाग पाद कहा जाता है। इसे चरण भी कहते हैं। अर्थात हमारे पास में जो श्लोक होगा या जो छंद का उदाहरण होगा उसके अंदर चरण होंगे और उन्हीं चरणों को क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। छंदों के भेद, अब हम अग्रसर होते हैं विद्यार्थियों छंदों के भेद की ओर। देखिए छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है वर्णिक या वर्णवृत्त, दूसरा है मात्रिक छंद या जाति। इस प्रकार से इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, वर्णिक और मात्रिक। अब विद्यार्थियों वर्णवृत्त या वर्णिक छंद किसे कहेंगे, तो जिन छंदों के पाद अथवा चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात जिन छंदों के जो चरण है वह चरण किस पर निर्भर करते हैं, वर्णों की संख्या पर। तो वे क्या कहलाएंगे विद्यार्थियों, वे वर्ण छंद कहलाते हैं। उनका नाम क्या है, वर्णवृत्त या वर्णिक छंद। और उदाहरण के तौर पर देखिए वह छंद कौन कौन से हैं, इंद्र वज्रा और वसंत तिलका आदि। उसी प्रकार से दूसरा है हमारे पास में मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहेंगे, तो देखिए विद्यार्थियों जिन छंदों के पाद चरण मात्राओं की संख्या पर निर्भर रहते हैं। अब वहां पर हमारे पास में क्या था, वर्णों की संख्या, और यहां पर क्या है, मात्राओं की संख्या। वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब जो वर्णों की संख्या पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, वर्णवृत्त, और जो मात्राओं की संख्या पर निर्भर रहते हैं वे कहलाते हैं मात्रिक छंद। आगे की ओर देखिए विद्यार्थियों, वृत्त 3 प्रकार के माने गए हैं। अब वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए सम, अर्धसम तथा विषम। वृत्त को 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सम, अर्धसम और विषम। देखिए समवृत्त किसे कहेंगे, वे होते हैं, समवृत्त वे होते हैं जिनमें चारों पदों में वर्णों की संख्या समान रहती है, जैसे इंद्र वज्रा। अब विद्यार्थियों हमारे पास में एक श्लोक है, उस श्लोक के अंतर्गत हम मानते हैं कि इसके अंतर्गत इंद्र वज्रा छंद है। अब विद्यार्थियों उसके 4 चरण हैं, तो यह बता रहे हैं कि चारों चरणों में जब जो संख्या है वह समान रहे तो उसे क्या कहेंगे हम, जो वर्णों की संख्या अगर समान रहती है तो वह कौन सा छंद कहलाएगा, वह कहलाएगा समवृत्त। और इसी प्रकार से उदाहरण में उन्होंने बताया इंद्र वज्रा, वंशस्थ आदि। उसी प्रकार से आगे है अर्ध समवृत्त। इसके अंतर्गत है विद्यार्थियों जहां प्रथम और तृतीय चरण में तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में ही समानता या समता होती है। तो विद्यार्थियों जहां पर प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ के अंतर्गत ही समानता रहती है तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अर्ध समवृत्त। और वह अर्ध समवृत्त कहा जाता है जैसे पुष्पिताग्रा, वियोगिनी। उसके उपरांत है विद्यार्थी हमारे पास में अब विषम वृत्त, जहां पर चारों चरणों में समानता नहीं होती है,
जैसे आर्या। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ पर देखा सम, अर्धसम और विषम। सम के अंतर्गत जो चारों चरण है वह एक जैसे रहेंगे। अर्ध सम है उसके अंतर्गत पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण समान रहेगा। और जो विषम है उसके अंतर्गत जो चारों चरण है या जो चारों पाद है वह क्या रहेंगे, असमान रहेंगे। आगे है विद्यार्थियों वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे तो कहा गया है स्वर अथवा स्वर युक्त व्यंजन को छंद शास्त्र की भाषा में वर्ण कहा जाता है। स्वर या स्वर से युक्त क्या हो, व्यंजन हो, उसे क्या कहेंगे हम, वर्ण कहेंगे। क्षरण रहित धर्म के कारण वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। छंद शास्त्र में एक समय में उच्चारित शब्दांश ही अक्षर कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से स्वर वर्ण अथवा स्वर सहित व्यंजन अक्षर पद वाक्य होता है, स्वर रहित नहीं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया इंद्र, इस पद में ई स्वर वर्ण है और न, द, र ये अ स्वर से युक्त 3 व्यंजन अक्षर पद वाक्य हैं। इस प्रकार यहां इंद्र पद में 2 अक्षर हैं, ई, नृद। अब विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया है कि जो संयुक्त वर्ण है उन संयुक्त वर्णों के अंतर्गत स्वर का अभाव है और यहाँ पर जो स्वर है वह एक ही है। इस कारण यहाँ पर क्या माना गया है, इंद्र के अंतर्गत क्या माना गया है, यहाँ पर इंद्र के अंतर्गत 2 ही अक्षर माने गए हैं, ई और नृ। इस प्रकार से आगे देखिए विद्यार्थियों मात्रा। वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। जो वर्ण है उन वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उस समय को क्या कहा गया है, मात्रा कहा गया है। वह मात्रा 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखिए ह्रस्व है, ऊ का उच्चारण काल एक मात्रा काल कहा जाता है और वह एक मात्रा काल जिसका है वह ह्रस्व होता है। अब विद्यार्थियों उच्चारण के समय में जब एक मात्रा काल का समय लगा तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे ह्रस्व कहेंगे। और दीर्घ किसे कहेंगे। अब विद्यार्थियों हमारे पास में है ऊ धन ऊ, अब क्या हुआ, दीर्घ ऊ हो गया तो कहा गया है ई धन ऊ, क्या हुआ, दीर्घ ऊ का उच्चारण काल द्विमात्रा काल कहा जाता है और वह द्विमात्रा काल दीर्घ काल हो जाता है। अब यहां पर विद्यार्थी जो उच्चारण का समय है वह अधिक लग रहा है, इस कारण इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ मात्रिक। अगला है विद्यार्थियों प्लुत। द्विमात्रा काल से अधिक काल में उच्चारित स्वर प्लुत कहा जाता है, कहा भी गया है। अब विद्यार्थियों जो उच्चारण का समय है यदि अगर वह दीर्घ से भी अधिक लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम प्लुत। देखिए एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रिकः पुलतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्याकरण शास्त्र में स्वरों के उच्चारण काल भेद से ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत नाम किए जाते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जो व्याकरण शास्त्र है उसमें स्वरों का जो उच्चारण काल है, जो उच्चारण का समय है उसके अंतर्गत भेद किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। किंतु छंद शास्त्र में मात्राओं की गणना के लिए स्वरों के लघु अथवा गुरु नाम किया गया है। इस प्रकार गुरु एवं लघु भेद से मात्राएं 2 प्रकार की होती है। अब वहां पर विद्यार्थियों कहा गया है कि जो छंद शास्त्र है उस छंद शास्त्र में जो मात्राओं की गणना है वह किस प्रकार से की गई है, लघु और गुरु के माध्यम से। अब देखिए विद्यार्थियों लघु किसे कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ह्रस्व को लघु कहते हैं। प्रत्येक ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है। ह्रस्व स्वर 5 है। आ क्या कौन कौन से हैं वह, अ, ई, उ, री तथा लृ। छंद शास्त्र में लघु के लिए संक्षिप्त नाम ल है। इसके लिए जो आई इस तरह का एक जो चिन्ह है वह चिन्ह प्रयोग में आता है। अब विद्यार्थियों यह जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं लघु। और हमारे पास में लघु वर्ण कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री और
लृ, और इसे चिन्ह के रूप में प्रकट करने के लिए हम इस प्रकार से इसे लिखते हैं। यह किस प्रकार से दिखाई देता है? अंग्रेजी भाषा में जो आई है उस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम गुरु की। गुरु किस प्रकार से होता है? तो एक से अधिक मात्रा वाले वर्ण को गुरु कहा जाता है। अब एक से अधिक जो मात्राएं होगी उनको क्या कहेंगे? हम गुरु कहेंगे। वह कौन कौन से हैं? देखिए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर गुरु कहलाते हैं। गुरु वर्णों को जानने के लिए निम्नलिखित श्लोक याद रखना चाहिए या हमें याद होना चाहिए। अब वह श्लोक कौन सा है? देखिए विद्यार्थियों, संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतरस्थम विकल्पेन। चलिए अब इस श्लोक को समझते हैं, क्या कहना चाहता है? संयुक्ताद्य क्या है? संयुक्त धन आद्य, संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। मान लीजिए कोई भी संयुक्त वर्ण है, उस संयुक्त वर्ण से पहले का जो वर्ण है वह क्या हो जाएगा? वह गुरु हो जाएगा। जैसे गंगा शब्द में ग तथा ग का संयोग है, यहां पर क्या है? संयोग है। अतः इससे पहले वाला जो ग है अर्थात ये ग है वह क्या कहलाएगा? पहले वाला ग गुरु कहलाता है। अर्थात उससे पहले का जो ग है वह क्या हो जाएगा? वह गुरु हो जाएगा। दीर्घ, जितने भी दीर्घ स्वर हैं गुरु कहलाएंगे। गा, गे, गी, इस प्रकार से इसका उदाहरण है। हमने क्या क्या देखा था गुरु के अंतर्गत? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। उसी प्रकार से सानुस्वार है, अनुस्वार युक्त, जैसे वंश, अंश आदि, इनमें व तथा अ अनुस्वार युक्त है, अतः गुरु कहलाएंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने समझा कि कहां पर गुरु होगा। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, विसर्ग युक्त, जिस वर्ण के अंत में विसर्ग लगा हो, जैसे रामः, कविः आदि, यहां पर मह तथा विहि वर्ण के साथ विसर्ग होने से गुरु है। अब यहां पर अंत में क्या लगा हुआ है? राम के अंत में क्या है? विसर्ग है। विसर्ग, और उसी प्रकार से कवि के अंत में क्या है? विसर्ग है। इन कारण से जो मह और वी ये दोनों क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों? ये हो जाएंगे गुरु। पाद के अंत में आवश्यकता अनुसार गुरु को लघु तथा लघु को गुरु मान लिया जाता है। गुरु को संक्षिप्त नाम ग है। इसे जो अंग्रेजी भाषा का ऐश है या अवग्रह का जो चिन्ह है उस चिन्ह से दिखाया जाता है। लघु के लिए क्या चिन्ह था? यह, जो अंग्रेजी भाषा में आई के समान दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो गुरु है उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? एस की आकृति के अनुसार। अब देखिए विद्यार्थियों, गण वर्णों अथवा मात्राओं का समूह गण कहलाता है। संस्कृत में वर्ण वृत्तों की गणना के लिए गण का उपयोग किया जाता है। अब एक गण में 3 अक्षर होते हैं। गण संख्या में 8 है। अब विद्यार्थियों जो 3 अक्षर हैं उन 3 अक्षरों का जो समूह है वह समूह क्या कहलाएगा? वह गण कहलाएगा। और यहाँ पर जो गण है वह संख्या में कितने हैं? 8 हैं। इसके नाम और लक्षण को स्मरण रखने के लिए हम निम्नलिखित श्लोक को स्मरण कर सकते हैं, या निम्नलिखित जो श्लोक है वह है, देखिए क्या है? म स्त्रीगुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सो अंत गुरु कथितो अंत लघुस्थ। इस प्रकार से यह हमारा श्लोक है। श्लोक को उच्चारित कीजिए और इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। देखिए, मस्त्रिगुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सो अंत गुरु कथितो अंत लघुस्थ। अब विद्यार्थियों आरंभ से लेते हैं। मस्त्रिगुरु क्या तात्पर्य है? म, मह, त्रि और गुरु, अर्थात जो म है हमने क्या अध्ययन किया कि जो 3 वर्णों का समूह है वह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। तो यहां पर बताया गया कि जो म है उसमें 3 गुरु है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? मगण। क्या होगा विद्यार्थियों? मगण। अब मगण में क्या है? तीनों गुरु। अब तीनों गुरुओं को यदि अगर हम चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? गुरु गुरु गुरु। तो क्या
किस प्रकार से हमने देखा इसको? हमने देखा कि यह जो अंग्रेजी के ऐश है उसमें हम गुरु को चिन्ह के रूप में प्रकट कर रहे थे, तो वहां पर लिखा हुआ है एस एस एस। इस प्रकार से नकारः त्रिलघु। अब नकारः से क्या तात्पर्य है? नगण। त्रिलघु, तो नगण में क्या होंगे? तीनों लघु। किस प्रकार से लिखे जाएंगे? आई आई आई, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो विद्यार्थियों क्या है? लघु लघु लघु। और यह चिन्ह क्या है? गुरु का, तो गुरु गुरु गुरु, लघु लघु लघु। क्या होगा? मैं मगण के अंतर्गत तीनों गुरु और जो नगण है उसके अंतर्गत तीनों लघु। भादि गुरु, क्या कहा गया? भ आदि गुरु। तो भगण में क्या होगा? आदि गुरु होगा, तो शेष बचे हुए क्या होंगे? वह लघु होंगे। तो भगण आदि में गुरु, आदि में हमने गुरु का चिन्ह लगाया और शेष में हमने लघु लिख दिया है। तो किस प्रकार से बना? एस आई आई, इस प्रकार से। आधि लघुर्य। अब विद्यार्थियों जो आदि है, अगर आदि में लघु होगा तो वह क्या होगा? य, अर्थात यगण। तो यगण में क्या है? आदि में लघु। तो आदि में लघु होगा तो शेष क्या होंगे? शेष दीर्घ होंगे। तो हमारा चिन्ह किस प्रकार से दिखाई देगा? आई एस एस, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। जो गुरु मध्य गतः, जो से क्या तात्पर्य है? जगण। गुरु मध्य गत है, गुरु मध्य में है, तो क्या होगा? जगण। मध्य में गुरु, तो आरंभ और अंत में क्या होगा? लघु होगा। किस प्रकार से दिखाई देगा? आई एस आई, इस प्रकार से। रल मध्य, रल मध्य से क्या तात्पर्य है? जो रगण है उसके अंदर क्या होगा विद्यार्थियों? मध्य लघु होगा। तो रगण मध्य में लघु, मध्य में लघु होगा तो आरंभ और अंत क्या होंगे? दीर्घ होंगे। किस प्रकार से हमें दिखाई देगा? एस आई और एश, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। आगे है शोअंत गुरु। शोअंत गुरु से क्या तात्पर्य है? स अंत गुरु, अर्थात शगण में क्या होगा? अंत में गुरु होगा। तो जो आरंभ और मध्य है वह क्या होंगे? वह लघु होंगे। किस प्रकार से दिखाई देगा हमें? आई आई और ऐश। सगण में क्या है? अंत में गुरु और अंत में लघुस्थ। अब अंत में जो लघु है वह किस में होगा? तगण में। तो क्या लिखेंगे? तगण अंत में लघु, अंत में लघु होगा तो जो आरंभ और मध्य है वह क्या होंगे? वह दीर्घ होंगे। तो किस प्रकार से दिखाई देगा? एस एस और आई, इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, आगे है संस्कृत का उक्त श्लोक याद न रह सके तो हिंदी की निम्न पंक्ति है। अब विद्यार्थियों वह जो हमारा श्लोक है, यदि अगर वह श्लोक हमें स्मरण में नहीं रहे तो साधारण तौर पर हिंदी में एक पंक्ति है, और वह पंक्ति क्या है? य मा ता रा ज भान शल गा। इस प्रकार से सीधा एक साथ क्रम से याद करते हैं। य माता राज भान शलगा। उक्त पंक्ति में उस वर्ण है जो क्रमशः 8 गणों में व लघु तथा गुरु के द्योतक हैं। क्या है विद्यार्थियों? उक्त पंक्ति में वह वर्ण है जो क्रमशः 8 गणों में व लघु तथा गुरु के द्योतक है। प्रत्येक वर्ण एक गण का द्योतक है। इन गणों में जिनका स्वरूप जानना हो उसके नाम के अक्षर के आगे के 2 अक्षरों को जोड़ने से गण का स्वरूप बन जाता है। तात्पर्य यह बता रहे हैं विद्यार्थियों कि यदि अगर हमें गण बनाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इनके 3 वर्ण लेते हैं। अब 3 वर्णों के अंतर्गत जो आरंभ का है वह गण का नाम होगा। किस प्रकार से? यगण। यगण यह क्या होगा विद्यार्थियों? गण होगा। अब उसके उपरांत जब हम इनके ऊपर मात्राओं का निर्धारण करते हैं तो यह क्या है विद्यार्थियों? लघु है। माँ क्या है विद्यार्थियों? गुरु है। और ता क्या है? गुरु है। तो हमारा जो चिन्ह है वह इस प्रकार से बनेगा, और जो आरंभ का अक्षर है वह क्या होगा? इसके नाम से होगा। तो क्या लिखा जाएगा? यगण। अब विद्यार्थियों हम इसके आगे के 3 वर्ण लेते हैं। देखिए मा ता रा। अब विद्यार्थियों जो आगे का गण होगा वह किस नाम से जाना जाएगा? मगण के नाम से। अब यहाँ पर क्या होगा? मा ता रा। तो क्या है विद्यार्थियों? तीनों गुरु है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मगण के अंतर्गत क्या आते हैं? तीनों गुरु आते हैं। और यगण के अंतर्गत क्या होता है? आदि लघु, और जो शेष बचे हुए हैं वह क्या है? गुरु। इस प्रकार से यह बताना चाह रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे यगण को जानने के लिए
ये से आगे के दो अक्षर माता को लिखकर यह माता लघु गुरु गुरु स्वरूप बन गया है। क्या बन गया है? ISS अर्थात लघु गुरु गुरु। अर्थात यगण में एक लघु तथा दो गुरु वर्ण होंगे। यदि मगण को जानना चाहे तो मातारा, अब यहां पर क्या है? गुरु 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 मगण का स्वरूप बन जाता है। इसी प्रकार अन्य गण बनते हैं। लक्षणों में जहां पर ल आता है उसका अर्थ होगा लघु तथा ग का अर्थ गुरु अक्षर होगा। यदि लक्षण में लौ या गौ हो तो दो लघु या दो गुरु अर्थ होंगे। अब विद्यार्थियों, हमने यह जो उदाहरण समझा, हम तीन तीन के जो वर्ण हैं उनको लेकर चल रहे हैं, लेकिन अंत में हमारे पास में दो वर्ण शेष रह जाते हैं, ल और गा। उससे क्या तात्पर्य है? ल से लघु और ग से गुरु। इस प्रकार से अब विद्यार्थी यहाँ पर अंत में उन्होंने बताया कि यदि अगर लव लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब क्या है कि दो लघु है, और गौ लिखा हुआ आएगा तो इसका क्या तात्पर्य है कि दो गुरु है। इस प्रकार से अब देखिए विद्यार्थियों, जो गण चक्र है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में गण है, यह जो हमारा सूत्र है यह माता राज भान शल गा, और उसी प्रकार से यह स्वरूप है, और यहाँ पर क्या है? गण चिन्ह है। अब देखिए यह माता, इसको लेंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? यगण, यह माता होगा, और किस प्रकार से बनेगा? ISS। इस प्रकार से आगे है मगण। मगण में क्या है विद्यार्थियों? माँ, तो माता रात क्या है? तीनों गुरु हैं, तो हमें किस प्रकार से दिखाई देंगे? SSS। इस प्रकार से आगे विद्यार्थियों ताराज, तो ताराज से क्या है? ता, तो क्या बनेगा? तगण, और तगण में क्या होगा? दो गुरु 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 और लघु एश और आई। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों रगण। अब देखिए राजभा। अब राजभा में आरंभ में क्या है? र है, तो क्या होगा? रा, और हमारा गण क्या होगा? रगण। और इसके जो चिन्ह है वह किस प्रकार से होंगे? देखिए गुरु लघु और गुरु S I और S। इस प्रकार से आगे है विद्यार्थियों जय भा न, तो क्या होगा? यहां से लेंगे तो जय जैसे जगण, और चिन्ह किस प्रकार से होंगे? देखिए लघु गुरु और लघु, तो लघु गुरु और लघु। इस प्रकार से ISI। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, अब आगे की ओर चलते हैं। भानश। भानश में क्या आरंभ में? भा, तो भा, और गण क्या होगा? भगण। अब भगण में क्या होगा विद्यार्थियों? गुरु लघु लघु SII। इस प्रकार से आगे है नशल। न है आरंभ में, तो क्या लिखेंगे? नगण। क्या होगा? लघु 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 II। इस प्रकार से आगे है शलगा। शलगा में क्या है विद्यार्थियों? देखिए लघु लघु और गुरु, तो लघु लघु और गुरु क्या है? ये शगण। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम परीक्षा की दृष्टि से गण चिन्ह बनाकर जो हमारे सम्मुख श्लोक है उस श्लोक के अंतर्गत हम छंद का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे की ओर देखिए विद्यार्थियों, कहा गया है उक्तम अपि, कहा गया है कि आधि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। हमारे पास में एक श्लोक है विद्यार्थियों, आधि मध्य और अवसान में क्या है विद्यार्थियों? भजसा यान्ति गौरवम। यरता लाघवम मनौ तु गुरु लाघवम इति। आधि मध्य अवसानेषु। अब देखिए भ ज और श अर्थात भगण जगण और शगण क्या है? आधि मध्य अवसानेषु। तो आदि में, मध्य में और अवसान में क्या है विद्यार्थियों? गुरु है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा यरता यान्ति लाघवम। य र और त, यगण रगण और तगण। क्या कहा गया है? यरता यान्ति, यरता लाघवम। यरता में क्या है? लाघवम। किस प्रकार से? आधि में लघु, और रगण में क्या है विद्यार्थियों? मध्य में लघु, और तगण में क्या है? अंत में लघु। अब है मनो तु गुरु लाघवम, अर्थात मगण के अंदर क्या होगा? तीनों गुरु, और नगण के अंदर क्या होंगे? तीनों लघु। यहां पर मगण में तीनों गुरु और नगण में तीनों लघु। इस प्रकार से इसके
गण चिन्ह बनते हैं। अब विद्यार्थियों यति के विषय में जानते हैं कि यति किसे कहते हैं। देखिए, पद्य पाठे जिह्वाया इष्ट विश्राम स्थानम कवि भी यति उच्यते, विच्छेदः विरामः विरतिः इत्यादयः यति पर्यायः। पद्य पाठ में जिह्वा के जो विश्राम स्थान है कवि उनको यति कहते हैं। अर्थात जब हम श्लोक बोलते हैं तो उच्चारण के दौरान जब हम जहां पर थोड़ा सा रुकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यति। अब उसके अलग अलग नाम है, विच्छेदः, विरामः, विरतिः इत्यादि यति के क्या है विद्यार्थियों, यति के पर्याय है। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे है विद्यार्थियों हमारे सामने यति अथवा विरामः। अब हम जानते हैं कि यति और विराम से क्या तात्पर्य है। देखिए, छंद के उच्चारण में मधुरता लाने के लिए जहां रुका जाता है वही यति है। अर्थात हमें जो छंद का उच्चारण कर रहे हैं या जिस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं उस श्लोक के उच्चारण के दौरान जहां हम रुकते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको यति कहेंगे, वही यति है। संक्षेप में यति का अर्थ है विराम अथवा विश्राम। सभी छंदों के पाद के अंत में यति होती है। अर्थात जो भी छंद होगा या जो भी छंद के अंतर्गत जो पाद होंगे उन पाद के अंतर्गत क्या होगा, अंत में यति होगी। आधे श्लोक या पद्य के बाद तो यति बहुत ही जरूरी है। बड़े छंदों में प्रत्येक पाद अथवा चरण के मध्य में भी निश्चित वर्णों के बाद थोड़ा विराम दिया जाता है। जैसे मंदाक्रांता छंद में 6, 4, 6 तथा 7 वर्णों के बाद यति होती है। लक्षणों में यति संबंधी निर्देश भी दिया जाता है। बताया गया है विद्यार्थियों, जब भी हम किसी छंद का अध्ययन करेंगे उस छंद के अंतर्गत जो उसका लक्षण है उसके अध्ययन के दौरान भी वहां पर यति के विषय में बताया जाता है। अब विद्यार्थियों हम जो छंद है उनकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे सम्मुख छंद है इंद्रवज्रा। अब इंद्रवज्रा छंद को अध्ययन करने से पूर्व जो इसका लक्षण है उसको देखते हैं कि लक्षण के अंतर्गत क्या है। उन्होंने बताया कि शाद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ ग। इसका क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, अस्य छंदशः प्रत्येकस्मिन् चरणे 11 वर्णाः भवन्ति, सर्वेषु पादेषु क्रमशः तगणः तगणः जगणः द्वौ च गुरुवर्णौ भवतः। यद्यपि अत्र यति निर्देशो नास्ति तथापि पंचमे षष्ठे च अक्षरे यति भवति। इसका तात्पर्य क्या है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। सभी चरणों में क्रमशः तगण तगण जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। यद्यपि यहाँ यति का निर्देश नहीं है फिर भी 5वें और 6ठे अक्षर में यति होती है। अब विद्यार्थी यहाँ पर क्रमशः क्या आता है, यहाँ पर बताया गया है तगण और उसके उपरांत जगण और 2 गुरु, अर्थात गुरु और गुरु, इस प्रकार से। तो अब विद्यार्थियों कहा गया है शाद इंद्र वज्रा। शाद इंद्र वज्रा यदि इंद्र वज्रा हो, यदि कब हो, तौ से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, यहाँ पर तौ से तात्पर्य है 2 तगण और उसके बाद बताया गया है जगौ। जगौ के अंतर्गत जो ज है उससे तात्पर्य है जगण और गौ से क्या तात्पर्य है गुरु और आगे ग है उससे क्या तात्पर्य है गुरु। अब विद्यार्थियों यहाँ पर तौ द्विवचन का है इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर 2 तगण, जगौ यहाँ पर द्विवचन है तो जगण और 1 गुरु और आगे कहा गया है गह अर्थात गुरु। अब हम इसके उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए उदाहरण है हमारे सम्मुख, भानुः सक्रद्युक्त तुरंग एव रात्रिम दिवम गंधवः प्रयाति शैषः सदेवाहित भूमि भारः षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः। इस प्रकार से यह हमारा श्लोक है। अब विद्यार्थी सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो लघु और गुरु है उसका निर्धारण करते हैं, उसके उपरांत उनके गण का निर्माण करके जो छंद है उसको घटित करने का प्रयास करते हैं। देखिए भानु के अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों, भा है आगे नु है तो भा क्या होगा गुरु होगा और नु क्या होगा गुरु होगा।
दोनों गुरु, उसके उपरांत जो श है, स क्या है विद्यार्थियों, ह्रस्व है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लघु। और यहाँ पर क्री है, जो री है वह भी लघु है। यह स के अंतर्गत यदि अगर हम इसको लेते हैं पूर्व में तो भी यह क्या रहेगा, लघु ही रहेगा। अब आगे है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख का कैसे आगे की ओर हम देखते हैं तो वहां पर क्या है, संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण के बारे में हमने अध्ययन किया है कि उससे पूर्व वाला क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो हम क्या को क्या लिखेंगे, गुरु। अब यहां पर हम देखते हैं विद्यार्थियों जो हमारे पास में शेष वर्ण बचा है उस वर्ण के अंतर्गत यहां पर लघु का निर्धारण होना है। लेकिन अगर हम उससे आगे की ओर देखते हैं तो फिर हमारे सम्मुख क्या है विद्यार्थियों, संयुक्त वर्ण है। तो उससे पूर्व वाले को हम क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास में जो शेष बचा हुआ है वह क्या होगा, वह होगा लघु। अब आगे देखिए विद्यार्थियों हमारे सम्मुख क्या है, तू र। अब तू को हम क्या लिखेंगे, लघु लिखेंगे। र हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, यहां पर लघु है। लेकिन हम आगे देखते हैं क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों गुरु। अब गुरु के उपरांत हम आगे देखते हैं तो जो संयुक्त वर्ण था उसमें से जो वर्ण थे उसके आधार पर हमने पीछे वाले को गुरु कर दिया है। अब वहां पर जो वर्ण है उसके आधार पर वह क्या होगा, वह होगा लघु। अब आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थियों, ए क्या है विद्यार्थियों, ए किसके अंतर्गत आता है, गुरु के अंतर्गत। तो हम गुरु कर देंगे। और अंत में विद्यार्थियों हमारे पास में जो वह है वहां पर हम इसको अंत में होने के कारण हमारा जो छंद है उसको घटित करने के लिए उसको क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे सम्मुख आता है यहां पर एस एस आई और आई एस आई और एस एस, अर्थात क्या हुआ, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि अंत में जो लघु है वह किसके अंतर्गत आता है, तगण के अंतर्गत। कहा गया है कथितो अंत लघुस्त, तो क्या हुआ, तगण और तगण। उसी प्रकार से अब जो बीच में गुरु है उसके बारे में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि जो गुरु मध्य, तो गुरु यहां पर मध्य है तो वह क्या होगा, जगण होगा। और अंत में दो शेष बचे हुए हैं वह क्या होंगे, गुरु और गुरु। इसी प्रकार से विद्यार्थियों यह हमारा प्रथम पाद है। द्वितीय पाद में भी यदि अगर हम घटित करते हैं तो इसी प्रकार से हमारे सम्मुख यहां पर जो गण है वह आएंगे। उसी प्रकार से जो तृतीय चरण है अथवा तृतीय पाद है उसके अंतर्गत भी इसी प्रकार से गण आएंगे। और जो चतुर्थ पाद है उसके अंतर्गत भी इसी प्रकार से गण आएंगे। देखिए विद्यार्थियों आगे का छंद है हमारे सम्मुख द्रुत विलंबितम। क्या है इसका लक्षण, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ यस्य छंदशः प्रतिचरणं क्रमशः नगण भगण भगण रगणः च भवन्ति तत् द्रुत विलंबितम नामकम छंदो भवति। क्या है, तत् द्रुत विलंबित नामकम छंदो भवति अस्य प्रत्येकस्मिन् चरणे 12 वर्णाः भवन्ति। तात्पर्य क्या है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या हो, नगण हो, भगण हो, भगण हो और रगण हो, तो रगण होते हैं, वह द्रुत विलंबित नामक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अब विद्यार्थियों जो हमारा अगला छंद है द्रुत विलंबितम, इसके अंतर्गत क्या है, 12 वर्ण है। अब 12 वर्ण होने के कारण हम देखते हैं कि अगर हम इनके अंदर गण गठित करते हैं तो यहाँ पर हमारे सम्मुख आते हैं विद्यार्थियों 4 गण। अब वह 4 गण कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, देखिए द्रुत विलंबितम आह, द्रुत विलंबित कहा गया है किसमें, नगण, भगण, भगण और रगण। नभौ भरौ, नगण भगण भगण और रगड़। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या है, इतर पाप फलानि यदृच्छया वितरतानि शहे चतुरानन अर्सिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिख मालिख मालिख। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में जो श्लोक है उस श्लोक के अंतर्गत जो वर्ण है उन वर्णों में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, लघु और गुरु का निर्धारण करेंगे। देखिए सर्वप्रथम ई क्या है, लघु, त लघु, र लघु, प आ है, इस कारण क्या होगा, गुरु होगा। प क्या होगा, लघु होगा। फ लघु होगा। आ ला है तो आ है तो क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर गुरु होगा। नी है यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा।
उसी प्रकार से आगे यह है, यह में क्या होगा लघु। अब द्विछया, अब यहाँ पर विद्यार्थियों आगे देखते हैं क्या है, संयुक्त वर्ण है तो क्या करेंगे, जो पीछे वाला उसको क्या कर देंगे, हम गुरु कर देंगे। अब यहाँ पर 6 बचा है तो लघु हो जाएगा, अंत में क्या है या, तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब हमारी स्थिति क्या है विद्यार्थियों, लघु लघु लघु, उसके उपरांत है विद्यार्थियों गुरु लघु लघु, फिर है गुरु लघु लघु, और अंत में क्या है, गुरु लघु और गुरु, इस प्रकार से। तो अब विद्यार्थियों हमारी स्थिति क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में है 3 लघु। अब त्रिलघुश्च नकारो, इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर नगण होगा। अब यहाँ पर कहा गया है विद्यार्थियों आगे क्या है, गुरु है, 2 लघु है उसके उपरांत, तो क्या कहेंगे, भादि गुरु, तो क्या होगा, भगण। उसी प्रकार से गुरु और लघु लघु, तो यहाँ पर क्या है, आगे गुरु है तो क्या कहेंगे, भादि गुरु, यहाँ पर भी क्या होगा, भगण। और यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, गुरु लघु और गुरु, तो क्या है, बीच मध्य के अंदर क्या है विद्यार्थियों, लघु है, तो यहाँ पर क्या होगा, रगण। इस प्रकार से हमारे सम्मुख आता है विद्यार्थियों नगण, भगण, भगण और रगण। और हमने यहाँ पर लक्षण में देखा है विद्यार्थियों, नगण, भगण, भगण और रगण किसके अंतर्गत होते हैं, द्रुत विलंबितम छंद के अंतर्गत होते हैं। तो इस श्लोक के अंतर्गत कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। अब विद्यार्थियों जिस प्रकार से हमने जो पूर्व में लक्षण का अध्ययन किया, उस लक्षण के आधार पर ही जो हमारे पास में द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है, उस लक्षण में भी हम जो नभौ भरौ है उसको घटित करके देखते हैं। जिस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पीछे वाले छंद के अंतर्गत जो लक्षण है उसके अंदर भी हमने घटित करके देखा था, तो हम जो द्रुत विलंबितम छंद है उसके अंदर भी जो लक्षण है उस लक्षण में यह घटित करके देखते हैं। देखिए ध्रुव के अंदर जो संयुक्त है तो पूर्व में चला जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, लघु लघु और लघु। यहाँ पर है विद्यार्थियों ल, लेकिन उससे आगे क्या है, संयुक्त वर्ण, तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु, यहाँ पर रह जाएगा लघु लघु, यहाँ पर गुरु लघु लघु, गुरु लघु और गुरु। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर जो हमारा छंद है का लक्षण है, उस लक्षण के अंतर्गत हमने गण निर्धारण किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, तीनों लघु है, तीनों लघु को हम क्या कहते हैं, त्रिलघुश्च नकारो। उसी प्रकार से भादि गुरु और रगण के अंदर क्या है विद्यार्थियों, मध्य लघु, तो क्या होगा यहाँ पर रगण, न भ भ र, नगण, भगण, भगण और रगण। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो इसका लक्षण है उस लक्षण में भी यह जो छंद है वह घटित होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने 2 छंदों का अध्ययन किया है। जो शेष बचे हुए छंद हैं उनके लिए मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।